अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum, dear students, fellow members and learners. How are you all? I hope you all are fine and having a good health. Students, previously we were discussing lesson number 10, modern inventions. We did reading and translation of this chapter. This unit has been taken from grade 6 English book published by Punjab textbook board, Lahore. Students, as you all know that the translation of this unit has been done. You can check and read it from my previous lecture. Today we will do vocabulary and grammar portion, which is included in exercise. This is page number 108 and you can check from here that we are going to start vocabulary part. This is the exercise of modern invention. Let's begin today's class. So number 1 part is vocabulary, which says look up the meanings of these words in a dictionary. Student, there are few words and you have to look their meanings in the dictionary. बच्चों, ये वर्ड्स हमने इस पूरे चैप्टर में भी पढ़े हैं। आपने देखा कि इनके मीनिंग क्या है और उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। आज हम देखेंगे कि इनके सिनोनिम्स क्या हैं, इनके दूसरे अल्फाज जो इनसे मिलते जुलते हैं और जिनके मानी इनसे मिलते जुलते हैं, वो अल्फाज कौन से हैं। सो पहले इनके मीनिंग्स की बात करते हैं, फिर इनके सिनोनिम्स की बात करते हैं। नंबर 1 इज़ इन्वेंशन। इन्वेंशन बच्चों कहते हैं इजाद को। जैसे कि आपने देखा हमारे पूरे चैप्टर में मॉडर्न इन्वेंशन में जदीद इजादात की बात हुई है। तो इन्वेंशन वर्ड का मतलब है इजाद, अ क्रिएशन, अ न्यू डिवाइस और अ प्रोसेस रिजल्टिंग फ्रॉम स्टडी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सो इन्वेंशन का मतलब आप लिख सकते हैं ऐसी कोई इजाद जो किसी प्रोसेस से गुज़र के बनी हो, किसी एक्सपेरिमेंटेशन से गुज़र के बनी हो या किसी स्टडी के बाद बनाई जाए, उसको हम कहते हैं इन्वेंशन। So you can find other synonyms of invention as a creation, as something which is made after some study. So these are the meanings of the word invention. Number 2 is mechanical. Mechanical is something which is related to machinery. So ये एक ऐसी चीज़ है जो मशीनरी से कंसर्न है, मशीनरी के टूल्स से कंसर्न है। बट व्हेन वी से दैट समथिंग इज़ मैकेनिकल नॉट इलेक्ट्रॉनिक, इट मीन्स दैट वो काम हम हाथ से करेंगे, दिस इज़ मैकेनिकल। बट अगर मशीनरी की बात की जाए तो मैकेनिकल इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू मशीनरी, और वी कैन कॉल दैट इट इज़ समथिंग विच इज़ वी कॉल द टूल ऑफ अ मशीनरी. Mechanical is related to machinery. Okay, number 3 for this word is complicated. बच्चों, हमने complicated word डिस्कस किया था अपने चैप्टर में, जिसका मतलब है something which is complex, not easily understandable. So complicated का हम मीनिंग लिखेंगे difficult to analyze or understand, और इसका सिनोनिम हम लिखेंगे something which is complex. Complicated का सिनोनिम है difficult to analyze or understand. इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डिवाइसेस. डिवाइसेस होते हैं आलात, कोई भी गैजेट्स जो इनको आप यूज़ करते हैं, कोई भी अप्लायंसेस. सो हम इसको कोई इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ इन्वेंटेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. So devices could be instrument, devices could be gadget, devices could be appliances. Consistent कोई ऐसी चीज़ होती है, ऐसा काम होता है जो
तवातर से होता है, जो साथ साथ होता रहता है. इफ़ यू आर कंसिस्टेंट इन रीडिंग यू विल डू रीडिंग एवरी डे. So consistent is in agreement with what is already known. Compatible, consistent कहते हैं कोई चीज़ जो तवातर से होती जाए और जो किसी चीज़ के साथ एग्रीमेंट हुआ हो किसी का. एग्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़ हम कह सकते हैं. कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट. जैसे आपने कोई काम करना हो और आप कहें कि वी वुड बी कंसिस्टेंट इन आवर स्टडीज़, तो आप अपनी स्टडीज़ के साथ ये मुताबिकत रखते हैं कि आप उसमें तसलसल बरकरार रखेंगे. ओके, नेक्स्ट इज़ रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन. Answer the following questions. Students, now we have some questions from this chapter and we will try to answer them appropriately. So number one question is, why is present age called the modern age? प्रेजेंट एज यानी आज के दौर को मॉडर्न एज, जदीद दौर क्यों कहा जाता है? तो सवाल हमारे पास ये है कि आज के दौर को, मौजूदा दौर को जदीद दौर क्यों कहा जाता है? बच्चों, इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि द प्रेजेंट एज इज़ कॉल्ड द मॉडर्न एज बिकॉज इट इज़ द एज ऑफ साइंस. इन एवरी वॉक ऑफ ए लाइफ वी डिपेंड ऑन साइंस. इसका जवाब हमने इस चैप्टर में से ही निकाला है. द प्रेजेंट एज इज़ कॉल्ड एज द एज ऑफ साइंस एंड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ वी आर डिपेंडेंट ऑन साइंस. Second question says, what are the main contributions of science? साइंस की दो नहायत अहम इजादात, यानी साइंस की कंट्रीब्यूशंस को हम इजादात के तौर पर ले रहे हैं कि कंट्रीब्यूशंस, किरदार जो साइंस ने अदा किया है, जो टू मेन कंट्रीब्यूशंस हैं साइंस की, वो कौन कौन सी हैं? सो इन टर्म्स ऑफ इन्वेंशंस हम लिखेंगे द टू मेन कंट्रीब्यूशंस ऑफ साइंस आर television and computer. स्टूडेंट्स, हमने अभी अपने चैप्टर में ये पढ़ा था कि टेलीविज़न और कंप्यूटर साइंस की अहम तरीन इजादात हैं, इसलिए हमने इन दो के बारे में यहाँ मेंशन किया है कि टेलीविज़न एंड कंप्यूटर आर द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस. You can add some other as well if you want to add, but otherwise the main contributions of science are television and computer. So what are the modern inventions in the field of information and entertainment? Students, information and entertainment are two separate fields. दो अलग अलग ये fields हैं, लेकिन हम इनकी जो inventions हैं वो interchangeable हैं. यानी जो inventions हम information के लिए यूज़ करते हैं वो हम entertainment purpose के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. It depends on the purpose, हमने किस मकसद के लिए उन इजादात का इस्तेमाल करना है. So in the field of information, the modern inventions could be internet, number one, because internet से हम एक जगह से दूसरी जगह अपने पैगामात पहुंचा सकते हैं. हम इससे एक कंट्री में बैठ के दूसरी कंट्री से कनेक्ट कर सकते हैं. सो इंफॉर्मेशन पास ऑन हो सकती है. इसके अलावा हमारे पास सबसे बढ़ के कंप्यूटर के ज़रिए ज़ाहिर है हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं. सो हम कंप्यूटर मेंशन कर सकते हैं. एंड ऑल अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिकॉज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे पास इंक्लूड है तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स जिनके थ्रू हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, और वो तमाम गैजेट्स, वो तमाम टेक्नोलॉजी जिसको यूज़ करते हुए हम एक दुनिया का हिस्सा दूसरी ही दुनिया तक पहुंचा सकते हैं. सो इसलिए इंफॉर्मेशन की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड फॉर द पर्पस ऑफ इंटरटेनमेंट अगर हम बात करें तो इंटरटेनमेंट बच्चों होती है तफरी में आपके पास शामिल है आपके ड्रामाज, आपके थिएटर्स, आपके कार्टून्स, फिल्म्स एट्सेट्रा. सो ये चीज़ें आप कहाँ व्यू कर सकते हैं? ऑब्वियसली इनके लिए आपको डिजिटल स्क्रीन्स चाहिए, जिसमें से नंबर 1 इज़ टेलीविज़न, नंबर 2 कैन बी कंप्यूटर मॉनिटर्स और स्मार्टफोन्स जो आपके सेलुलर फ़ोन्स हैं. इसके अलावा टैबलेट्स, आपके दूसरे गैजेट्स जो हैं आईफोन्स एक्सेट्रा, वो जितने भी आपके इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, इसमें आपने हर वो स्क्रीन का बताना है जिसको यूज़ करते हुए आप इंटरटेनमेंट
इंजॉय कर सकते हैं. सो इट कुड बी टेलीविजन, कंप्यूटर मॉनिटर्स, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड एनी अदर टाइप ऑफ सेटेलाइट गैजेट्स, एनीथिंग लाइक दैट. तो ये बच्चों मैंने इसके मेन बात जो थी वो यहाँ पे लिख दी. अगर आपने इसका जवाब देना है तो ऑब्वियसली आपको पूरी एक सेंटेंस में देना पड़ेगा. व्हाट आर मॉडर्न इन्वेंशंस इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट. सो स्टूडेंट्स यू कैन आंसर. In the field of information, modern inventions are internet, computer and all other electronic media. Number 2, in the field of entertainment, the modern inventions are television, computer monitor, smartphones and all types of digital screen. टाइप्स ऑफ डिजिटल स्क्रीन. बच्चों जितनी भी डिजिटल स्क्रीन्स अब तक इन्वेंट हुई हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी में वो तमाम आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ इंटरटेनमेंट. व्हाट वाज द साइज़ ऑफ फर्स्ट और अर्लियर कंप्यूटर्स. बच्चों पहले के शुरू के कंप्यूटर्स और जो पहला कंप्यूटर था उसका साइज़ कितना था. मैंने आपको इसके बारे में बताया कि जो पहला कंप्यूटर था, ये जो शुरू के कंप्यूटर्स थे, उनका साइज़ एक कमरे या एक हॉल जितना होता था. तो हम इनके बारे में लिख सकते हैं कि द फर्स्ट और अर्लियर कंप्यूटर्स वर बिग इनफ टू ऑक्यूपाई अ रूम और अ हॉल. But later in 1950s, the size of computer became smaller and they were become much cheaper. But still they had a size of a double-decker bus. So we can also write this here. At the end of 1950s, they become smaller. Next question is, how have these inventions changed our life? स्टूडेंट्स इसके आंसर वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर ओपिनियन कि इन इजादात ने आपकी ज़िंदगी किस तरह से तब्दील करती है. सो यू कैन राइट दैट दीज इन्वेंशंस हैव चेंज्ड आवर लाइव्स इन मच ईजियर वे. सो यू कैन ऐड कि आपके लिए क्या क्या चेंजेस इन इन्वेंशंस के आने से हुई है. यू कैन राइट दैट साइंस हैज़ शॉर्टेंड द डिस्टेंसेस एंड हैज़ लेंथेंड द स्पैन ऑफ लाइफ. ये जुमला आपने अपने टेक्स्ट में पढ़ा है, आप वहाँ से लेके लिख सकते हैं. और आप लिख सकते हैं जो पहला पैराग्राफ है, इनफैक्ट वो उसका आंसर बहुत अच्छे से बन सकता है कि दी इन्वेंशंस ऑफ साइंस हैव चेंज्ड आवर लाइव्स नाउ. बच्चों इसका आंसर आप यहाँ पहले पैराग्राफ से ले सकते हैं कि द इन्वेंशंस ऑफ साइंस हैव चेंज्ड आवर लाइफ. इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ वी डिपेंड ऑन साइंस. Science has given us a lot of comfort. Science has shortened the distances and has lengthened the span of life. Scientists have invented many things to improve human life. If you want to add all of this, you can add. Otherwise आप इसको short भी लिख सकते हैं. इसमें से 2-3 sentences लेके आप इसका आंसर बना सकते हैं. और अगर आप इसमें कंप्यूटर के बारे में ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें मज़ीद उसके बारे में भी लिख सकते हैं. जैसे कि आपके चैप्टर में ये वर्ड्स इंक्लूडेड हैं कि कंप्यूटर्स हैव बिकम अ वास्टली पॉपुलर हाउस होल्ड आइटम. आप ये लफ्ज़ इसमें ऐड कर सकते हैं. कंप्यूटर्स हैव टेकन ओवर ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स फ्रॉम स्कूल होमवर्क टू कीपिंग इन टच विद योर फ्रेंड्स. बट यहाँ तक बच्चों आप इसका आंसर लिख सकते हैं. कंप्यूटर्स हैव टेकन ऑलमोस्ट. ये 2 पैराग्राफ्स में से आप अपनी मर्ज़ी के आंसर निकाल सकते हैं जिसमें आप बता सकते हैं कि किस तरह साइंस ने आपकी ज़िंदगी को यकसर तब्दील कर दिया है. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट इज़ ग्रामर पोर्शन. इन ग्रामर पोर्शन you have to learn that what are the tenses and how you can use them in your text. So today we have past continuous tense. बच्चों past continuous tense कौन सा tense होता है जिसमें हमें माजी में की गई कोई बात को डिस्कस करना होता है जो कि जारी रही हो. माजी में एक ऐसी बात या पहले की गई कोई ऐसा काम जो आपने जारी रखा हो या आप कर रहे थे. जैसे अगर आप कहें कि you were reading a book. सो आप पहले, अभी इस टाइम नहीं बल्कि पहले आप एक किताब पढ़ रहे थे. सो इस तरह के टेंस को हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस. वी यूज़ द पास्ट कंटिन्यूस टेंस टू डिस्क्राइब अ पास्ट एक्शन और अ पीरियड ऑफ टाइम. This tense is formed by using 2 components, the verb be in the past tense and the ing form of a verb.
So students, why do we use past continuous tense? To describe a past. हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम माजी के बारे में बता सकें, माजी के किसी ऐसे अमल के बारे में बता सकें जो एक टाइम पीरियड तक होता रहा हो, जो कोई काम कर रहा था उसके बारे में बता सकें. दिस टेंस इज़ फॉर्म, ये टेंस बनता है किस तरह से ही बनता है, बाय यूजिंग टू कंपोनेंट्स. दो कंपोनेंट्स हम इसमें यूज़ करते हैं. द वर्ब बी इन द पास्ट, ऐसा वर्ब हमने यूज़ करना है जो कि पास्ट को डिस्क्राइब करे, जो पास्ट की फॉर्म में हो. एंड द ing ऑफ अ वर्ब, और वर्ब की ing फॉर्म हमने यूज़ करनी है. सो स्टूडेंट्स, इसमें हमने was, were और ing फॉर्म यूज़ करनी है. So let's see how we can deal with past continuous tense. I started doing, I was doing, I finished doing. And now this is a timeline of a tense. I started doing, किसी ने कोई काम करना शुरू किया. I was doing, मैं कोई काम कर रहा था. I finished doing, मैंने काम कर लिया और अब मैं इस स्टेट पे हूँ कि मैं वो काम कर चुका हूँ. So this is past continuous tense. ऐसा काम जो आपने कर रहे थे, कर चुके थे, कर रहे थे, या आप पास्ट में वो काम शुरू करके ख़त्म कर चुके हैं. इस सब के बारे में हमने पास्ट कंटिन्यूस में डिस्क्राइब करना है. पास्ट भी हो और कंटिन्यूस भी रहा हो. पास्ट में कंटिन्यू बच्चों कहते हैं किसी चीज़ के तसलसल को, तो ऐसा टेंस जिसमें पास्ट भी हो, माजी की बात भी हो और वो कंटिन्यू भी रहा हो. Example is, many people were working together and alone to the development of TV. Were working, बहुत सारे लोग were working, काम कर रहे थे. Now you can see पास्ट भी है, पिछले ज़माने की बात भी है और कंटिन्यूस भी बात हो रही है. काम कर रहे थे, उस ज़माने में वो काम कर रहे थे. टुगेदर, इकट्ठे. एंड अलोन, और अकेले भी. टू द डेवलपमेंट ऑफ टीवी, टीवी की तश्कील के लिए. टीवी की तश्कील या इर्तिकाई मनाजिल जो हैं उनको तय करने के लिए बहुत से लोग इकट्ठे और अकेले अकेले भी काम कर रहे थे. पास्ट का ज़िक्र भी किया गया है, माजी के ज़माने का भी, और उस माजी के ज़माने में जो काम हो रहा था उसका ज़िक्र भी किया हुआ है, यानी कंटिन्यूस टेंस का भी ज़िक्र किया गया है इसमें. यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स टू मेक पास्ट कंटिन्यूस टेंस. बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट में हमारे पास वर्ब की फॉर्म दी गई है. फर्स्ट फॉर्म दी गई है गो, टेक, रीड, प्लक, टेक. इसको हमने यूज़ करना है पास्ट की कंटिन्यूस फॉर्म में. बच्चों इसके लिए अभी मैंने आपको बताया कि आपने was या were लगा के वर्ब की ing फॉर्म यूज़ करनी है. When I saw him, he go to school. तो हम इसको यूँ चेंज कर देंगे, he was going to school. Going to school. और बच्चों इसकी एक आसान सी आइडेंटिफिकेशन आपको यहाँ बताते चले कि जब आपने I, we, they, you, he, she, it और name, ये आपके पास प्रोनाउंस हैं जिनको आपने नाउन की जगह यूज़ करना है. इन प्रोनाउन में से आपने जब प्लूरल प्रोनाउंस यूज़ करने हैं, प्लूरल आपके पास कौन से हैं, they, I, we, us. ये बच्चों प्लूरल प्रोनाउन है जिसमें जमा यूज़ किया आपने, ज़्यादा लोगों के मुतल्लिक बात की है. ऐसे प्रोनाउंस के साथ आपने वर यूज़ करना है और इसमें यू भी हम शामिल करेंगे. यू को भी हम प्लूरल की सेंस में रहते हैं. बच्चों ऐसे प्रोनाउंस के साथ आपने क्या शामिल करना है, वर. इसके अलावा जितने प्रोनाउंस जो आपके पास सिंगुलर हैं, ही को आप डिस्क्राइब करें, शी को डिस्क्राइब करें, तो ऐसे प्रोनाउंस के साथ आपने क्या यूज़ करना है, सिंगुलर, वॉज. प्लूरल प्रोनाउंस के साथ आपने यूज़ किया, बच्चों इसके साथ आपने क्या यूज़ किया, वर, और सिंगुलर के साथ वॉज. सो स्टूडेंट्स, प्लूरल के साथ हमने यूज़ करना है वर और सिंगुलर के साथ हमने यूज़ करना है वॉज. व्हेन आई सॉ हिम, ही यूज़ हुआ है. अब यहाँ देखें, अब ही एक सिंगुलर है जिसके साथ हमने वॉज यूज़ करना है और वर्ब की ing फॉर्म, इसलिए हमने यहाँ लगा द लाइट वेंट आउट व्हेन आई टेक टी. बच्चों टेक के साथ हम ing फॉर्म लगा देंगे तो टेकिंग बन जाएगा. सो आई वॉज टेकिंग टी, आई सिंगुलर है इसलिए हम इसके साथ वॉज लगा देंगे. When you were writing a letter, I read a book. जब तुम एक किताब
जब तुम एक ख़त लिख रहे थे, सो मैं एक किताब पढ़ रही थी। सो अब यहाँ पे बच्चों आई आ गया, अगेन इसके साथ हम लोग वॉज लगा देंगे। यहाँ आप देखें यू के साथ वर्ड लगा, यू को एज अ प्लूरल यूज़ किया गया है। और जब तुम एक ख़त लिख रहे थे, आई वॉज़ रीडिंग अ बुक, तो मैं एक किताब पढ़ रही थी। आई के साथ हम वॉज लगा देंगे, आई वॉज़ रीडिंग अ बुक। इसी तरह से हमने ये सारे सेंटेंसेस को एक प्रॉपर फॉर्म में करते जाना है। While Saida plucked flowers, the gardener came. While Saida was plucking, बच्चों यहाँ पे हम लगा देंगे was। साइदा एक सिंगुलर लड़की है, इसलिए हम इसके लिए was लगा रहे हैं, वर नहीं लगा रहे। वर हमने प्लूरल के लिए लगाना है। Was plucking flowers. I take rest when the bell rang. So I again एक प्लूरल है, इसके साथ हम was लगा देंगे। I was taking rest when the bell rang. ये इसका पूरा सेंटेंस बन जाएगा। इसका मतलब है I was taking rest, मैं आराम कर रही थी, when the bell rang, जब घंटी बजी। सो ये सारे टेंसेस आपने देखा कि पास्ट में होने वाले एक काम के बारे में जो कि मुसलसल हो रहा था उस टाइम पे। दैट्स वाई वी कॉल हिम पास्ट कंटिन्यूस टेंस। मेक क्वेश्चंस इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस। बच्चों अब हमें इनके क्वेश्चंस बनाने हैं इन द फॉर्म ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। दे वर वर्किंग ऑल डे, वो पूरा दिन काम कर रहे थे। ये एक सिचुएशन है, सो इसके बारे में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? व्हाट वर दे डूइंग यस्टरडे, वो कल क्या कर रहे थे? जिसका आंसर होगा दे वर वर्किंग ऑल डे, वो तमाम दिन काम कर रहे थे। पास्ट की एक कंटिन्यूड एक्टिविटी के बारे में हमने बताया है कि जो सारा दिन जारी रही। शी इज़ गोइंग टू मार्केट एंड द टैग क्वेश्चन इज़ वेयर। इस वर्ड को यूज़ करते हुए, इस वेयर वर्ड को यूज़ करते हुए हमने एक क्वेश्चन बनाना है जिसका आंसर ये हो कि शी इज़ गोइंग टू मार्केट। सो बच्चों इसका सवाल क्या होगा? इसका सवाल होगा कि वो कहाँ जा रही थी। वेयर वॉज शी गोइंग, जिसका जवाब होगा कि शी is going to market, or she was going to market. Where was she going? She was going to the market. You were giving her flowers because it was her birthday. तुम उसे फूल पेश कर रहे थे क्योंकि ये उसकी सालगिरह का दिन था। Why? अब इसका हमने क्वेश्चन बनाना है जिसका जवाब ये होना चाहिए कि तुम उसे फूल पेश कर रहे थे क्योंकि ये उसकी सालगिरह का दिन था। तो बच्चों इसका क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे? वाई वर यू गिविंग हर फ्लावर्स, तुम उसे फूल क्यों पेश कर रहे थे? जिसका आंसर हमने ये बनाया है कि तुम उसे फूल इसलिए पेश कर रहे थे क्योंकि ये उसकी बर्थडे था, ये उसका जन्मदिन था। नंबर 3, वी वर वेटिंग बिकॉज द ट्रेन वॉज लेट। हम इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि ट्रेन लेट थी, ट्रेन देर से आना थी। और क्वेश्चन है हमने इसका कैसे बनाना है? बाय यूजिंग वाई। सो वाई वर वी वेटिंग, हम क्यों इंतज़ार कर रहे थे? और इसका आंसर हमने क्या बनाया है? वी वर वेटिंग बिकॉज द ट्रेन वॉज लेट। एंड द क्वेश्चन इज़ वाई वर वी वेटिंग। Students, if you will practice this question in such a way, you will get to know what past continuous tense is. Why were we waiting? ये एक क्वेश्चन है जिसमें हमने एक कंटिन्यूस टेंस की बात पूछी है जो कि पास्ट में हुआ है और इसका आंसर भी पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म में है। We were traveling by aeroplane. हम हवाई जहाज़ से सफ़र कर रहे थे। अब ये जवाब तभी होगा जब इसका सवाल किसी ने पूछा होगा हाउ वर वी ट्रैवलिंग, हम किस तरह से सफ़र कर रहे थे, तब ही हम इसका जवाब ये बनाएंगे कि वी वर ट्रैवलिंग बाय एरोप्लेन। सो हाउ वर वी ट्रैवलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ शी वॉज कुकिंग राइस फॉर डिनर। ये एक जवाब है जिसका एक्सपेक्टेड सवाल हम कैसे बना सकते हैं? व्हाट वॉज शी कुकिंग फॉर डिनर, वो रात के खाने के लिए क्या बना रही थी? जिसका एक्सपेक्टेड आंसर हमने लगाया शी वॉज कुकिंग राइस फॉर डिनर। What was she cooking for dinner? She was cooking rice for dinner.
So that's how, by using was and were and using the ing form of verb, we have made past continuous tense. Read the following sentences. Mark the subjects with a box, underline the verb and encircle the object. Students, in this question, in this grammar part, what we have to do is mark the subject. बच्चों, हर सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है और वो स्ट्रक्चर, इंग्लिश में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, दैट इज़ SVO स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, उसके बाद वर्ब आता है वी की फॉर्म में, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है. शी इज़ प्लेइंग टेनिस, सो शी हमारे पास सब्जेक्ट हो जाएगा, वी वर्ब हो जाएगा जिसका मतलब होगा प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा टेनिस, वो टेनिस खेलती है. सो वर्ब को, यानी जो एक्शन फॉर्म है उसको हमने बीच में रखना है, जो जिस चीज़ पे काम किया जाए वो ऑब्जेक्ट है, उसको एंड पे रखना है, और सब्जेक्ट क्या है, जो काम करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं. सो इस स्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या करना है, मार्क द सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट्स हैं उनको मार्क करना है विद अ बॉक्स, एक बॉक्स बनाकर. अंडरलाइन द वर्ब्स, जो वर्ब्स हैं हमारे पास उनको हमने अंडरलाइन कर लेना है. इंसर्कल द ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स को हमने सर्कल कर लेना है. यू बाय अ कंप्यूटर, बच्चों यू, जैसे मैंने आपको कहा इंग्लिश का स्ट्रक्चर कैसे स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट से, एस से. सो यू ऐसा बंदा है, ऐसा यहाँ पे वर्ड है जो काम कर रहा है, इसलिए ये सब्जेक्ट है, इसको हम बॉक्स बनाकर इसको मार्क कर लेंगे. उसके बाद बाय, बाय का मतलब होता है ख़रीदना, ये एक एक्शन है, ये वर्ब हो जाएगा. कंप्यूटर, कंप्यूटर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कंप्यूटर ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस पे काम किया जाता है, जिसको ख़रीदा गया है, इसलिए काम करने वाले को सब्जेक्ट कहना है, जो काम वो करेगा उसको बाय कहना है, एंड ऑब्जेक्ट हमारे पास कंप्यूटर हो जाएगा. यू सेंड अ लेटर, यू इज़ अगेन अ सब्जेक्ट हियर. सेंड, सेंडिंग इज़ एन एक्शन, सो वी विल मार्क इट एज अ वर्ब, so we need to underline it according to the instructions. And a letter, letter is an object जिस पे काम हुआ है. We play badminton, हम बैडमिंटन खेलते हैं. We are the subject word here in this sentence. Play is an action, so we will mark it as a verb. Badminton is an object which we play actually. इसको encircle कर दें. They watch TV, they is a subject here because they are the person who does the action. Watch is a verb, TV is an object here. वो टीवी देखते हैं, देखना एक वर्ब हो गया, काम हो गया, टीवी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया. आई वाटर प्लांट्स, अगेन आई इज़ द सब्जेक्ट बिकॉज आई काम कर रहा है यहाँ पे, इसलिए वाटर, वाटर करना, पौधों को पानी देना, ये एक काम है वर्ब के तौर पे. प्लांट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे जिन पे काम किया गया है. सो दैट्स हाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन. सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. जो बंदा काम कर रहा होता है एक सेंटेंस में उसको हम सब्जेक्ट मार्क करेंगे. जो काम हो रहा होता है उस सेंटेंस में, बाय, सेंड, प्ले, वॉच, वाटर, जो भी जिस तरह का भी एक्शन हुआ है उसको वर्ब मार्क करेंगे, और जिस पे काम किया जाता है उसको हम ऑब्जेक्ट मार्क करते हैं. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं हमारे पास, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यहाँ पे जितनी भी अभी हमने सेंटेंसेस पढ़े हैं ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स थे बिकॉज इन पे काम किया गया था डायरेक्टली. यू बाय अ कंप्यूटर, यू ने कंप्यूटर बाय कर लिया फ़ौरन ही. यू यानी जो सब्जेक्ट था उसने डायरेक्टली कंप्यूटर बाय किया, इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था. अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स की क्या फॉर्म है. In English language, subject plus verb plus object is a simple sentence structure. Student, this is what we call SVO, subject, verb and object. This is the structure of English language. Here object means direct object. It refers to a non-living thing. Ali sent a message to his friend. बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज में SVO हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना, जिस पे काम किया जाए डायरेक्टली वो ऑब्जेक्ट. इट रेफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स, ये नॉन लिविंग थिंग्स, बेजान अशिया को रेफ़र करता है. जैसे कि अली सेंट अ मैसेज, अली यहाँ पे सब्जेक्ट है, सेंट उसने जो काम किया है वर्ब, और मैसेज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. डायरेक्ट वो नॉन लिविंग थिंग है जिस पे काम किया गया है. टू हिज फ्रेंड, ये इस सेंटेंस का बाकी का पार्ट है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा,
समटाइम्स सेंटेंस हैव टू ऑब्जेक्ट, अक्सर औकात एक सेंटेंस के दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स यूजुअली रेफर टू लिविंग थिंग्स. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो जानदार अशिया होती हैं, जानदार चीज़ें या इंसान होते हैं. एक सेंटेंस में अगर हमारे पास कोई जानदार इंसान या कोई जानदार चीज़ मौजूद है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आ रही है तो हम उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इन दिस सेंटेंस अली सेंट हिज फ्रेंड अ मैसेज. अली ने सेंट भेजा, ये वर्ब हो जाएगा, अली यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा. हिज फ्रेंड यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि असल में ये सेंटेंस मैसेज के बारे में कि अली ने मैसेज भेजा. सो मैसेज हमारे पास एक नॉन लिविंग थिंग है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. मैसेज यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और सेंट हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड को मैसेज भेजना. बच्चों फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बिकॉज इस पे काम नहीं हुआ, अली ने मैसेज पे काम किया, फ्रेंड पे नहीं. फ्रेंड को तो उसने मैसेज भेजा. सो दैट्स हाउ वी कैन आइडेंटिफाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इसकी दो आइडेंटिफिकेशन है. नंबर 1 तो ये कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग होता है, लिविंग थिंग्स. नंबर 2, जो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो उस पे सब्जेक्ट डायरेक्टली काम करता है, लेकिन जो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उस पे डायरेक्टली सब्जेक्ट काम नहीं करता, बल्कि हमारे पास जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे रेलेवेंट होता है, उसके साथ अटैच होता है, उस पे कोई ना कोई उसका ताल्लुक़ होता है उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से. जैसे कि मैसेज वर्ड जो है ये अली ने अपने फ्रेंड को भेजा है तो फ्रेंड का ताल्लुक़ है इस मैसेज से बिकॉज ही विल रिसीव दिस मैसेज, उसने ये मैसेज रिसीव करना है. तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को. फॉर एग्जाम्पल, अली सेंट अ मैसेज टू हिज फ्रेंड कैन बी चेंज्ड इनटू अली सेंट हिज फ्रेंड अ मैसेज. बच्चों यहाँ पे अब ये जो सेंटेंस था इसको चेंज हमने कर दिया है. क्यों चेंज किया है? क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट सेम है. अली सेंट अ मैसेज, काम करने वाला इंसान यहाँ पे सब्जेक्ट अली है दोनों सेंटेंस में. सेंट हमारे पास वर्ब है, ये भी सेम है. अ मैसेज एक नॉन लिविंग थिंग है और अली ने इसको डायरेक्टली सेंड किया है, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि सब्जेक्ट ने ये काम किया. हिज फ्रेंड यहाँ पे लिविंग थिंग है. सेकेंडली, अली ने इसको इस पे काम नहीं किया, हिज फ्रेंड पे काम नहीं किया, इसलिए ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और यहाँ पे अगेन मैसेज हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इधर भी पहले सेंटेंस में भी हिज फ्रेंड हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. Students, when you will practice this, obviously you will get more grip over these concepts, direct and indirect object. So let's do an exercise. Read the following sentences, encircle the direct object and underline the indirect object. बच्चों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने सर्कल कर देना है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने अंडरलाइन कर देना है. शी गेव द बैगर मनी. अब शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, हमने देखना है कि एक्चुअली सब्जेक्ट ने काम क्या किया है. उसने गेव किया है, दिया है, मनी पैसे दिए किसको? बैगर को. बैगर यहाँ पे क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फ़कीर. दो बातें हमें इस पे अप्लाई करते हैं. एक तो ये कि ये लिविंग है इसलिए इनडायरेक्ट है. नंबर 2, इस पे डायरेक्टली काम नहीं किया सब्जेक्ट ने. आई ओड हर अ लॉट ऑफ मनी. अब यहाँ पे सब्जेक्ट है आई और ओड यहाँ पे है कि उस पे उधार है, यानी उसने उधार देना है किसको? अपनी दोस्त को. अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा उधार है उस पे जो उसने अपनी दोस्त को रिटर्न करना है, वापस करना है. सो इसमें अब हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? अगेन हमने देखना है कि मनी इसमें जो है हमारे पास ये नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. सेकेंडली, मैंने पैसे देने हैं अपनी सहेली को. आई ओड हर. सो जो काम सब्जेक्ट ने करना है वो पैसे देना है, इसलिए इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे. हर यहाँ पे लिविंग इंसान है जिसके लिए हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ किया है. ही यहाँ पे सब्जेक्ट था. गेव हिज फ्रेंड अ प्रेजेंट. उसने अपनी सहेली को एक तोहफ़ा दिया. और सॉरी, ही गेव हिज फ्रेंड अ प्रेजेंट, यहाँ पे मेल पर्सन की बात हो रही है. सो उसने अपने दोस्त को एक तोहफ़ा दिया. प्रेजेंट दिया उसने, इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. एंड सेकेंडली ये नॉन लिविंग है. और इनडायरेक्ट यहाँ पे कौन सा है? हिज फ्रेंड. हिज फ्रेंड यहाँ पे इनडायरेक्ट है. जो एक्सेसरी जो लाइंस है उनको मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ सो दैट यू डोंट फील कंफ्यूज. द टीचर
told the girls a story. टीचर ने क्या किया है, स्टोरी बताई है बच्चों को. स्टोरी यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और सेकेंडली नॉन लिविंग है. द गर्ल्स यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. द गाइड शोड द बॉयज़ अ मैप. मैप यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग है, और गाइड ने मैप दिखाया है. किसको दिखाया है, द बॉयज़. द बॉयज़ यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये लिविंग है, और सेकेंडली इनको दिखाया है. सो द बैगर, हर, his friend, the girls, the boys, all of them are indirect object. They are living. Money, present, story, and map. They are non-living and they are direct object of a sentence. Student, this is all about grammar portion. We will continue the pronunciation portion in next class. Try to practice these concepts at home. These are very important concepts regarding English grammar, past continuous tense, and direct and indirect object. I hope these concepts would be clear to you. So take care of yourself. Thank you so much for your time. Allah Hafiz.